हाय फ्रेंड्स, मैं बाल मुकुंद पंड्या। क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, उसके अलावा हाउस कीपिंग, ये सब अपार्टमेंट मेंटेनेंस में शामिल है? वो सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा अपार्टमेंट मेंटेनेंस में क्या क्या हिडन चार्जेस आते हैं जो आज तक कोई किसी ने नहीं बताया है। आज हम वो टॉपिक लेके आए हैं कि अपार्टमेंट मेंटेनेंस में क्या क्या हिडन कॉस्ट शामिल है और उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। वो सारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अंत तक जरूर देखना। पार्ट 1 इज इम्पोर्टेंट फॉर अपार्टमेंट मेंटेनेंस में क्या क्या शामिल है, और पार्ट 2 ऐसा है कि ये खर्चे को आपको अगर कम करना है तो कैसे कम किया जाए। और दोस्तों आप आपके फ्लैट का, अपार्टमेंट का या तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है वो मिनिमम टू मिनिमम कितना कम कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों कमेंट जरूर करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों के प्यार मोहब्बत और आपने मुझे लाइक किया, उसकी वजह से आज मैं 10,000 सब्सक्राइबर रीच कर चुका हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अपार्टमेंट मेंटेनेंस में क्या क्या शामिल होना चाहिए और क्या क्या हिडन खर्चे आते हैं। सबसे पहले नॉर्मल जो सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका लिफ्ट, बोरवेल, कॉमन लाइटिंग, जिम खाना है तो जिम खाना, आपका क्लब हाउस है तो क्लब हाउस, सबका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है, चार्जिंग, कॉमन लाइटिंग का, पार्किंग एरिया में, उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब लोगों को ध्यान में रहे कि वो क्या क्या आता है। अभी आपको नया एक कंसेप्ट मिलेगा, जो मैंने बताया कि कुछ नया आपको एक वीडियो में मिलेगा। तो अभी कई जगह पे मेट्रो सिटी में, अभी छोटे छोटे सिटी में अभी इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग का स्टेशन लगने जा रहा है। कई जगह पे लगा भी दिया है। तो अभी उसका अगर आप कॉमन एरिया में लगाते हैं तो उसका आप कैसे उसको कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में आपको कैसे मेंटेनेंस कॉस्ट में शामिल करना चाहिए। अंत तक जरूर देखना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात आता है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग में आपने जो आउटसाइड का है, फ्लैट के आसपास का जो कॉमन एरिया है, गार्डनिंग एरिया है, पार्किंग एरिया है, वो सबका हाउस कीपिंग का एक खर्चा आता है जिसको ठेकेदार या तो इन हाउस टीम कुछ करती है। उसके बाद सिक्योरिटी चार्जेस। सिक्योरिटी चार्जेस में क्या होता है कि जो आप 24/7 सिक्योरिटी रखते हो, सिक्योरिटी गार्ड रखते हो, उसका खर्चा। ये 3 जो खर्चे वो फिक्स है, आप उसमें कुछ डेविएशन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अभी दोस्तों हम कुछ हिडन चार्जेस की बात करने जा रहा हूँ कि ये खर्चा क्या क्या होता है। सपोज आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया, तो सीसीटीवी कैमरा एक बार लगा लेने के बाद उसका कुछ मेंटेनेंस चार्जेस भी आता है। कई जगह पे कुछ ऐसे एडिशनल आप मेंटेनेंस के लिए भी रखते हैं, तो उसके लिए आपको खर्चा रखना पड़ेगा। उसके बाद आपकी लिफ्ट या तो एलिवेटर होती है तो उसका एएमसी का खर्चा आता है। वो एएमसी मंथ या तो आप ईयरली या तो एवरी 3 ईयर्स आप उसको रिन्यूअल कराते हैं, तो उसका आपको रखना पड़ता है चार्जेस के अंदर। उसके बाद अगर आपके यहाँ पे स्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी के लिए डीजी सेट है तो डीजी सेट का एएमसी के लिए भी हिडन खर्चा जो आता है। तो दोस्तों पहले जो बात किया ना हिडन खर्चे, ये हम खर्चा नहीं गिनते लेकिन उसको प्रोविजन में लेना ही पड़ता है क्योंकि ये खर्चा है। उसके बाद खर्चा वियर एंड टीयर। सपोज आपने कॉमन में लाइटिंग लगा दिया, लेकिन लाइटिंग मीन्स 12th मंथ में कुछ ना कुछ लाइटिंग बिगड़ती है और उसको रिपेयर भी कराना पड़ता है, कई जगह रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ता है, तो उसका भी खर्चा एक खर्चे को काउंट में लेना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपके जो प्लम्बिंग जो है उसको कोई काउंट नहीं करता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन प्लम्बिंग में क्या होता है कि वियर एंड टीयर, चाहे नया फ्लैट हो पुराना फ्लैट हो, कुछ ना कुछ वियर एंड टीयर होता है। कुछ जगह पे टूटता है या तो कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको जो कॉमन का जो है प्लम्बिंग का एरिया, जो ड्रेनेज लाइन है या तो कुछ आपका वाटर का जो पानी, जो रेन वाटर का जो आउटलुक है, उसको कुछ बिगड़ जाता है, उसका रिपेयरिंग मरम्मत करना पड़ता है। उसके बाद आप अगर खर्चे में गिनना चाहें तो आपकी जो वाटर पंप होती है, जो सबमर्सिबल पंप टांकी के अंदर रहती है, और ओवरहेड टैंक जो पानी मीन्स ओवरहेड टैंक के ऊपर रहती है, उसका भी कुछ न कुछ रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का खर्चा होता है। वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रोविजन में रखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं रखा तो आपका जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपने फाइनलाइज किया है उसके ऊपर
आपको कुछ प्लस और माइनस रहेगा। तो प्रोविज़न रखना जरूरी है। फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जिसका आपने जिस हिसाब से आप कंट्रोल करोगे तो आपका एक खर्चा नहीं होगा, लेकिन प्रोविज़न रखना जरूरी। नेक्स्ट टाइम आपको लगता है कि उसको थोड़ा कम करें तो कम कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास एडिशनल फंड रहेगा। दोस्तों उसके बाद में हिडन खर्चे की बात करूँ कि कई बार फेस्टिवल सीजन्स में फेस्टिवल का जो खर्चा कॉमन मेंटेनेंस में लोग करते हैं, तो उसका भी अगर आपने मेंटेनेंस में से ही करना है तो ये प्रोविज़न आपको रखना पड़ेगा। कोई बार दीपावली होती है या तो कुछ ऐसे नवरात्रि होती है, उसमें जो फेस्टिवल में जो लाइटिंग करते हैं उसका भी खर्चा आपको आ जाए, या तो फिर आप फेस्टिवल का अलग से फंडिंग करके या तो उसी टाइम कुछ अलग फंडिंग करके करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये खर्चे को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप गार्डनिंग का खर्चा, गार्डन है तो गार्डनिंग की मरम्मत करनी, उसको मेंटेन रखना, उसके लिए भी खर्चा आता है। उसके बाद आते हैं कि पानी के लिए आपने जो भी सुविधाएं रखी है, या तो आपको टैंक रखी है, उसको साफ सफाई करने की भी आपको एक हिडन खर्चा है, जो खर्चे को कि एटलीस्ट साल में 4 बार तो आपको ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड टैंक को साफ मीन्स क्लीन करना पड़ेगा। वो क्लीन के लिए भी एक्सपर्ट टीम आती है, वो अच्छी तरह से क्लीन करती है। तो ये सब खर्चे हैं ना, कई बार हम नहीं गिनती करते हैं। मेरे पास कई सवाल ऐसे आते हैं, इसलिए मैंने डिटेल वीडियो बनाने का सोचा कि आपको ध्यान में रहे कि अपार्टमेंट मेंटेनेंस में क्या क्या शामिल होता है। कई बार कुछ चीज़ रह जाती है, उसके बाद आपको उसका एडिशनल खर्चा आता है, मेंटेनेंस बढ़ जाता है, लोग बोलते हैं कि आपने इतना बोला था और कितना क्यों गया। उसके बाद अभी भी बाकी है दोस्तों, एक खत्म नहीं हुआ है हिडन चार्जेस में। उसके बाद फायर एंड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फायर एंड सेफ्टी के लिए आपको गैस रिफिलिंग कराना पड़ता है और रिफिलिंग का खर्चा होता है, उसको मेंटेन करने का खर्चा होता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है आपको। उसके बाद आता है कि इमरजेंसी फायर अलार्म भी रखना पड़ेगा। फायर सेफ्टी के लिए आपको जो पानी का है उसको भी हर साल चेक करना पड़ेगा, उसको सर्टिफाइड लेना पड़ेगा, उसका भी खर्चा आता है। आपने लिफ्ट एलिवेटर का मेंटेनेंस करते हो, लेकिन साथ साथ में आपने अगर प्रोविज़न नहीं रखा कि उसका जो लाइसेंस है उसको रिन्यू करना पड़ता है, उसके भी कुछ फीस आती है, उसको भी आपको प्रोविज़न में लेना पड़ेगा। दोस्तों मैं ये वीडियो में इसलिए बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा हिडन खर्चा आपके नॉलेज में मीन्स आपको न रह जाए, वो मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद जो खर्चा है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मानसून सीजन में क्या होता है कि कई बार पानी इतना भर जाता है कि उसको क्लीन करने के लिए या तो कुछ आपको मीन्स आसपास के एरिया में आपको मिट्टी डालनी पड़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे आते हैं। कई बार वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, एडिशनल आपको टैंकर मंगवाना पड़ता है। वो टैंकर आपने इंडिविजुअली खर्चा नहीं किया, अगर कॉमन में से करना पड़ता है तो उसका भी प्रोविज़न आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब प्रोविज़न करते हो, जब अगले साल के लिए आपको प्रोविज़न करना है तो सारी चीज़ ध्यान में रखोगे तो आपको प्रोविज़न सही रहेगा। चाहे ज़्यादा आए, आपको एक बार कलेक्शन होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर पाओगे दोस्तों। उसके बाद आती है, सपोज आपने सोलर सिस्टम लगाया, तो सोलर सिस्टम मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको साफ़ सफाई करना पड़ता है, उसको जो वायरिंग है उसको चेक करना पड़ता है। तो साल में एक आध बार आपको छोटा मोटा भी थोड़ा खर्चा करना पड़ता है अगर आपने लिया है तो। उसके बाद आपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रखा है तो उसको भी प्रॉपरली मानसून आने के पहले अपने को अच्छी तरह से साफ सफाई करके रखना पड़ेगा। दैट इज़ वाई आप उसको पूरे यूटिलाइज कर पाओगे और उसको मेंटेन कर पाओगे दोस्तों। एक जो पहला पार्ट है वो मैंने अपार्टमेंट मेंटेनेंस में क्या क्या मेन चीज़ है, और उसके बाद हिडन जो है, जो आपके नॉलेज में या तो अभी तक कोई वीडियो में आपको बताया नहीं गया, मैंने आपको डिस्कशन किया। उसके अलावा अगर मैं छोटे मोटे खर्चे ऐसे आता है कि कई बार क्या होता है कि गार्डनिंग करने के लिए आपको बाहर से कुछ पौधे मंगवाने पड़ता है। अभी तो बहुत सारी चैरिटी या तो एनजीओ है कि जो आपको पौधे देती है, लेकिन कई बार उसको लाना भी पड़ता है, उसको फर्टिलाइज़र भी लाना पड़ता है उसकी मरम्मत के लिए। तो छोटे छोटे खर्चे हैं, लेकिन आपको वो ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक देना, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द आपके जो मीन्स साल में जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे खर्चे का डिस्कशन मैंने मीन्स आपको बता दिया है। उसके अलावा मैं नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें एक खर्चे को आपको कैसे कम करना है, क्योंकि प्रोविज़न तो ले लिया। प्रोविज़न एक सी चीज़ है कि प्रोविज़न रखने के बाद आपको ये प्रोविज़न से आपको कम खर्चा करना है। दैट इज़ वाई आप अच्छी तरह से आपके फ्लैट मेंटेन कर पाओ, और वो फ्लैट अगर मेंटेन अच्छी तरह से करते हो तो उसकी रिसेल वैल्यू बढ़ती है, आपका आउटलुक बढ़ता है, और लोग अगर रेंट पे देना चाहते हैं तो भी टेनेंट जल्दी से आ जाते हैं।
और आपके मेंटेनेंस, आपकी जो अपार्टमेंट फ्लैट की जो लाइफ है वो भी बढ़ती है। थैंक यू दोस्तों, एक पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, जहाँ पे हम करेंगे कि अपार्टमेंट में खर्चा कैसे कम करना है। खर्चा आना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। वो अगर आप करेंगे तो आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम जाएगा, और नॉमिनल खर्चा कैसे होता है वो भी मैं बताऊँगा। सी यू सून दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।